हाय फ्रेंड्स, किताबें में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सुन रहे हैं मुझे चांद चाहिए। आज सुनिए उसका 13वां भाग, आई एम इन लव। स्थितियों की जकड़ सिलबिल को बराबर कसती जा रही थी। चौवन सुल्तानगंज द्वारा अपने प्रति कर्तव्य निभाने की पुकार और हर्षवर्धन का भावनात्मक लगाव। विद्यालय में दाखिले के हफ्ते भर बाद उसने किशोर को छोटा सा पत्र लिखा था। हॉस्टल का कमरा, कोर्स की मोटी बातें और छात्रवृत्ति के बारे में लिखकर आखिर में जोड़ दिया था। छोटों को प्यार, भैया भाभी को नमस्ते, अम्मा दद्दा को चरण स्पर्श। रक्षाबंधन पे उसने दोनों भाइयों को राखी भेजी थी। जवाब सिर्फ किशोर का आया था। प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझती कलाकार बहन के प्रति स्नेह से छलकता। परिवार के वयस्क सदस्यों में से सबसे पहले पत्र आया जीजी का। सिलबिल, तुम्हें क्या हो गया है बहन? तुमने घर छोड़कर यह कैसी लीक पकड़ ली है? ऐसी उटपटांग बातें कभी न देखी न सुनी। बड़े होने पर संतान का क्या कर्तव्य होता है? माता पिता को धीरज बंधाना या उनकी जान सांसत में डालना। आगे मुंगेरी देवी और पति परमेश्वर के मन में आ जाने वाले सिलबिल विरोधी जज्बों का हवाला था। जैसे इससे सिलबिल ड्रामा स्कूल छोड़कर अपना एयर बैग उठा सीधे सुल्तानगंज वापस पहुंच जाएगी। कुछ महीनों बाद आखिर शर्मा जी का अंतर्देशीय आ ही गया। कवि कुल गुरु की परंपरा में आरंभ इस उपमा से हुआ था। संतान कमान से छूटा तीर है जो कभी प्रत्यावर्तन नहीं करती। ऐसा वागमय में कभी दृष्टिगत नहीं हुआ। तुम रक्षाबंधन, विजयदशमी, दीपावली, होलिका किसी में न आई। बुलंदशहर से बारंबार संदेश आ रहे हैं। इस पत्र को तार समझो और 22 तारीख तक अवश्य आ जाओ, अन्यथा तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। सिलबिल ने छोटा सा पत्र लिखा। फिलहाल आना नहीं हो पाएगा, विद्यालय के कार्यक्रम की व्यवस्था है। चिट्ठी डाक घर में छोड़कर वह श्री राम सेंटर के किताब कोने में खड़ी थी। उर्दू कविता की एक नई किताब आई थी। मन में कमजोरी जागी, पर 45 रुपए की गुंजाइश इस समय नहीं थी। हाय, पीछे हर्ष खड़ा था, हाथ में हेलमेट लिए। हाय, वह मुस्कुराई। साइलेंस देखोगी मैक्स मुलर भवन में? मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठते हुए सिलबिल को खेद हुआ। उसे आज ही साड़ी पहनी थी। जब मोटरसाइकिल ने हेली रोड पे तीखा मोड़ लिया तो सिलबिल ने हर्ष के कंधे पे हल्का हाथ रख अपना संतुलन संभाला। पैरों के तलवे में तनिक झुरझुरी हुई। पिक्चर के बीच वह बगल में बैठे हर्ष की उपस्थिति एवं गंध के प्रति सजग थी। बर्गमैन की कई फिल्में देख चुकी थी। उनके नारी पात्रों पर एक लेख भी पढ़ लिया था। उनकी अभिनेत्रियों हैरियट एंडरसन, ईवा बीवी, विर्जिटा, इंग्रिड और लिव पर वर्षा मोहित थी। वापसी में हर्ष ने मोटरसाइकिल राजपथ पर मोड़ ली। सेंट्रल विस्टा वर्षा को बहुत प्रिय था। लंबे चौड़े घास के मैदानों और ऊंचे पेड़ों से घिरी ऐसी समतल चिकनी सड़कें, तेज रोशनी से चमचमाती, बाईं ओर को पतली सी नहर और बच्चों की किलकारियां। मुझे लिव बिल्कुल अपनी लगती है। उसका चेहरा कितना पारदर्शी है। कभी कभी लगता है जैसे चेहरा नहीं आईना है, जिसमें अंदर की एक एक नस और रक्त की एक एक बूंद देखी जा सकती है, वर्षा बोली। वे पेड़ों के नीचे धीरे धीरे टहल रहे थे। कभी सूखे पत्तों के झुरमुट नीचे आ जाते तो हल्की चरमर होती। तुम्हारा चेहरा भी कम पारदर्शी नहीं है, हर्ष का प्रसिद्ध स्वर सुनाई दिया। यही लय विद्यालय में जानी पहचानी थी। कितनी ही परिस्थितियों में नाट्य प्रेमियों के मर्म बिंदुओं को छू चुकी थी। हर्ष की बाहों ने उसे घेरा तो वह रुक गई। उसका चेहरा हर्ष से इंच भर की दूरी पर होगा। सिगरेट की बहुत हल्की सी गंध आई। ऐसी पार्टी विरोधी गतिविधियां ठीक नहीं, कामरेड दुमेगो। उसने अपना स्वर सुना और हंसने लगी। हर्ष ने मुस्कान के साथ उसे देखा। सर, सिलबिल ने कुछ सहमते हुए दरवाजा खोला। डॉक्टर अटल ने कागजों पर से निगाह उठाई और सामने कुर्सी की ओर संकेत किया। आगे बढ़कर बैठते हुए सिलबिल की धड़कन तेज हुई। जाने अनजाने कौन सी भूल कर बैठी। उन्होंने उसके बैठने के बाद पल भर का भी विराम नहीं आने दिया। दराज से 2 लिफाफे निकालकर तुरंत उसके सामने रखे। तुम्हारे पिता ने मुझे यह पत्र लिखा है, यह उसका उत्तर है। सिलबिल सुन्न सी हो गई। क्या उसका परिवार अपेक्षा की सीमाएं बराबर बढ़ाता जाएगा? डॉक्टर अटल बाहर चले गए। पहले से ऐसा सोच रखा था या उसे संज्ञा शून्य सा देखकर ऐसा किया, वह नहीं जान सकी। खामोशी में एयर कंडीशन के एक रस घर घर भरती रही। गहरी सांस लेकर उसने लिफाफा खोला। आपको यह पत्र लिखते हुए मुझे दुख हो रहा है, पर एक पिता के नाते मैं बेबस हूँ। वर्षा मेरी इच्छा के विरुद्ध इस विद्यालय में भर्ती हुई है। अब वह निश्चित विवाह के लिए आने को प्रस्तुत नहीं है। समाज में हमें कैसे कलंक का सामना करना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उसे समझाने की कृपा करें। हमारी पारिवारिक प्रतिष्ठा खतरे में है। पत्र पढ़कर सिलबिल का गुबार कुछ कम हुआ। पिता ने कितने ऊहापोह के बाद ये पंक्तियां लिखी होंगी, इसका आभास हुआ। जब वह इन कलात्मक विहेड़ों में भटकते हुए लहूलुहान अपना रास्ता ढूंढ रही है तो घर में उसके जीवन का समाधान शीशे के नाजुक बर्तन सा सहेजा जा रहा है। वह उन्हें कैसे समझाए कि उसे अपना समाधान यहीं खोजना है।
मुझे आपका पत्र पढ़कर दुख हुआ, इसलिए कि मैं इस संबंध में कुछ करने में असमर्थ हूँ। छात्रों का व्यक्तिगत जीवन मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अगर एक अभिनेत्री के रूप में वर्षा में कुछ कमियां देखता हूँ तो इसके लिए मैंने आपसे संपर्क करना उचित नहीं समझा। मेरा आपको यही परामर्श है कि आप वर्षा को कुछ समय दें। कालांतर में स्थिति सुलझ जाएगी, हम यही आशा कर सकते हैं। क्या बात है वर्षा, चुप चुप हो? हर्ष ने पूछा। वर्षा उदास सी मुस्कुराई। हर्ष ने बाहें फैलाई तो चुपचाप उसमें समा गई। अंदर का आलोड़न थोड़ा कम होने लगा। अपने घर का दुखड़ा रोती भी तो क्या, अपने अपने नर्क के प्रदर्शन पर और बाद में घर पर हर्ष के परिष्कृत परिवार से वह मिल चुकी थी। डैडी, मम्मी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर सुजाता दीदी। पाइप पीते डैडी तो कम ही बोलते थे, पर मम्मी व दीदी उससे काफ़ी स्नेह दिखाती। मछली और लो वर्षा, तुम्हें हाई प्रोटीन की ज़रूरत है, दीदी बोली। वर्षा होशियार। हर्ष हंसा। दीदी तुम्हें मानसी से मौसी के रोल में देखना चाहती है। वर्षा को तो नहीं, लेकिन मैं तुमको जरूर देखना चाहती हूँ एक रोल में जो दरअसल तुम्हारा रियल लाइफ कैरेक्टर है। दीदी के चेहरे पे चंचल मुस्कान थी। मतलब वेडिंग फॉर गोडो के दोनों आवारा गंदे। हर्ष कृत्रिम क्रोध से दीदी को पकड़ने दौड़ा तो वह खिलखिलाते हुए मम्मी के पीछे छिप गई। मम्मी के चेहरे पे वात्सल्य की तृप्ति थी और सलाद का टुकड़ा काटते हुए डैडी भी हल्के से मुस्कुराए। मजे की बात यह थी कि पूरा परिवार बिल्कुल सहज था। अगर आत्मसजग थी तो सिर्फ सिलबिल। पल भर सिलबिल ने प्रतिकूल दृश्य की कल्पना की। वह हर्ष को चौवन सुल्तानगंज ले जाने की जोखिम उठाए तो कल्पना मात्र ही उसे सेहरा गई। हे प्रभु, तुमने कितनी फुर्सत में मेरी पैदाइश का घर चुना है। डिक्टेटर ने ठीक कहा था, तुम सचमुच आइस वर्ग हो। शुक्र है यह जरा सा हिस्सा दिखाई देता है। हर्ष ने उसके चिबुक पर उंगली रख चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा। वे लोधी गार्डन में खंडहर के पास थे। गर्मियां शुरू हो चुकी थी। सूरज देर से डूबता था। आसपास ढेर सारे पंछी चहचहा रहे थे। हर्ष के पांव से गेंद टकराई तो उसने उठा ली। 5-1 साल की लड़की झबरीले कुत्ते के साथ दौड़ती हुई आई। प्लीज गिव मी माई बॉल। तुम्हारा नाम क्या है? आई डोंट हैव वन। लड़की वैसे ही संजीदा भाव से बोली, पर अंदर ही अंदर मुस्कुराती रही। तुम्हारे घर वाले तुम्हें कैसे बुलाते हैं? दे सिंपली कॉल मी द गर्ल। यह कैसे हो सकता है? सबका नाम होता है जैसे इस लड़की का है। हर्ष ने वर्षा की ओर संकेत किया। व्हाट्स डैट? वर्षा। That's a nice name। वह हाथ हिलाते हुए ठुनकी। वर्षा, आस्क योर फ्रेंड टू रिटर्न माई बॉल प्लीज। लड़की ऐसे चितचोर थी कि वर्षा ने हर्ष से गेंद लेकर घास पर उछाल दी। बच्ची अपने कुत्ते के साथ दौड़ गई। इस उम्र में तुम भी ऐसी ही चुलबुली थी? सिलबिल के मुंह से ठंडी सांस निकल आई। इस उम्र में मैं जैसी थी हर्ष, तुम देखते तो रो पड़ते। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 7 सुमराई देखते हुए उसने हर्ष के कंधे पे अपना कपोल टिका लिया। जब से परिचित गंध और स्पर्श में अपना तो मिला, तब से दिल्ली भी बेगानेपन की चुंगी से निकलकर अपनेपन के दायरे में सिमट आई थी। क्या यही प्रेम है? उसने दिव्या से पूछा था। सिलबिल, तेरा इरादा क्या है बहन? जिज्जी ने आवेग से पूछा। वर्षा का एक हिस्सा अभी भी मैन गुर्जरी के पूर्वाभ्यास में था। जिज्जी जीती जागती उसके सामने है। इस सच्चाई के चेतना में घुलने मिलने में कुछ समय लगा। जीजाजी चुपचाप बगल में बैठे सिगरेट फूंक रहे हैं। बच्चा मौसी को ABCD सुनाने की आतुरता में बाप की डांट खा चुका था और मुंह बिसुरता कोने में चुपचाप बैठा था। हरी को चाय तो पी लेने दो। जीजाजी ने उसे संभलने का मौका देना चाहा। दोपहर को रिसेप्शनिस्ट ने वर्षा को बताया था कि सिकोहाबाद से उसके जीजाजी आए हैं। शाम 5 बजे उसे लेने आएंगे। जीजाजी ने 4:45 बजे ही मुख्य द्वार पर मोर्चा संभाल लिया था। शायद उन्हें आशंका थी कि सिलबिल उनका सामना करने के डर से यहाँ वहाँ निकल जाएगी। कैसे आना हुआ? ऑटो में उनके रिश्तेदार के दरियागंज स्थित मकान को जाते हुए सिलबिल ने पूछा। तेज बारिश में जोर से बोलना पड़ा। सोचा कलाकार साली के दर्शन कर ले, बहुत दिन हो गए। जीजाजी हंसे। सिलबिल को यह समझने में कठिनाई नहीं हुई कि यह चौवन सुल्तानगंज की रणनीतिक चाल है। जीजाजी के कहने पर उसने एक मठरी खाई और चाय पी। तुम गर्मियों की छुट्टियों में भी घर नहीं आई, चंडीगढ़ और लखनऊ घूमती रही। आखिर तुम्हारे मन में है क्या? घर से नाता बिल्कुल तोड़ लिया? जिज्जी भरी बैठी थी। किस लिए घर जाऊं? किसके घर जाऊं? दीवारों से सर फोड़ने के लिए या गुसल खाने में बंद किए जाने के लिए? सिलबिल के स्वर की तेजी से जिज्जी जीजाजी अचकचा गए। यह एक बात तुम्हारे मन में ऐसी लग गई? जिज्जी थोड़ा नरम पड़ी। एक बात नहीं, सैकड़ों बातें हैं। यहाँ कलेजा छलनी हुआ रखा है। स्थिति नाजुक देखकर अब जीजाजी ने सूत्र थामा। वर्षा रानी, घर के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। माता पिता वृद्ध हो चुके हैं। भाई के ऊपर अपनी गृहस्थी के साथ साथ परिवार का भी बोझ है, तो इसमें मेरा क्या दोष? जहाँ तक परिवार के बोझ का सवाल है, किसी लायक होते ही मैं उसमें हाथ बटाऊंगी।
इस बोझ में तुम दूसरे ढंग से भी हाथ बटा सकती हो। छोटे से विराम के बाद जीजाजी गंभीर स्वर में बोले, कविकुल गुरु ने लिखा है, गर्भवती भाभी को वन में छोड़ आने का आदेश सुनकर लक्ष्मण स्तब्ध रह गए। उन्होंने सुन रखा था कि पिता का आदेश पाकर परशुराम ने अपनी माता का वैसे ही निर्दयता से वध कर दिया था जैसे कोई अपने शत्रु का वध कर दे। इसलिए उन्होंने पिता के समान राम की आज्ञा अपने सिर माथे चढ़ा ली, क्योंकि बड़ों की आज्ञा पर विचार नहीं किया जाता, उसका पालन किया जाता है। मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगी और ब्याह नहीं करूंगी। इसके अलावे आप जो चाहें हुक्म देकर देख लें। आप कहें दूसरी मंजिल से नीचे कूद जाओ, आपके चरणों की सौगंध मैं अभी कूद जाऊंगी। सिलबिल की आंखें डबडबा आई। वह अपने जाति दोजख में 24 घंटे उबल रही है। इस पर हर 4 दिन बाद सुल्तानगंज तरह तरह से उसका कलेजा निचोड़ता रहता है। पर जीजाजी घर के सम्मानित सदस्य हैं, कहीं विरोधी पक्ष उसके ऊपर उनकी अवज्ञा की नई तोहमत न लगाते। सिलबिल अगर दूसरी मंजिल से कूदने से समस्याएं सुलझने लगती तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती। जीजाजी ने किंचित दार्शनिक मुद्रा अपना ली। थोड़ी चुप्पी रही। जीजाजी अगली चाल सोच रहे थे। ड्रामा स्कूल के प्रति तुम्हारा जो मोह है, हम उसे सचमुच समझने में असमर्थ हैं। वह हल्की मुस्कान से बोले, ऐसा हो जाता है। सिलबिल ने काफ़ी ऊंचाई से हामी भरी, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की ज़िंदगी जीने में समर्थ नहीं हैं। मैं सचमुच नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम ड्रामा स्कूल क्यों नहीं छोड़ सकती। अब जीजाजी ने अपनी व्यक्तिगत स्थिति दांव पे लगवा दी थी। जिस तरह आप अपना घर परिवार नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वह आपकी ज़िंदगी की धुरी है। दोनों सन्नाटे में आ गए। तो क्या बोल रही है, पगला गई है क्या? जिज्जी ने भर्त्सना की, पर संबंधी का घर होने के कारण स्वर ऊपर नहीं उठा सकी। इन दोनों स्थितियों की तुलना कैसे हो सकती है? जीजाजी ने आश्चर्य से पूछा। जिस तरह आपका घर आपकी जिंदगी को सार्थकता देता है, उसी तरह रंगमंच मेरी जिंदगी में ऐसा अर्थ भरता है जिससे मैं जिंदा रह सकूं। अगर तुमसे यह निगोड़ा स्कूल छुड़वा दिया जाए तो तुम मर जाओगी? जिज्जी ने अंतिम निर्णय के स्वर में ऐसे पूछा जैसे पागल खाने के लिए उसकी पात्रता तय की जा रही हो। सिलबिल ने सहमति में सिर हिला दिया। गर्म चाय के घूंटों के साथ सिलबिल 4 टोस्ट और 2 अंडों का ऑमलेट खा गई। फिर एक सेब कुतरते हुए केला छीलने लगी। बहुत भूख लगी है। मुझे मालूम नहीं था कि यह कार्रवाई 1 हफ्ते की योगा क्लास के बराबर है। और लजा गई। हर्ष हंसा। तुम ऊपर से कैसी चुप और गुमसुम बनी रहती हो और अंदर से ऐसी रंगारंग हो। नहीं हूँ। तुम्हारी आत्मीयता से ऐसा परिवर्तन एवं निखार आया है। तुम मेरे व्यक्तित्व के सबसे गुणात्मक बिंदुओं को बाहर ले आते हो। उसने सोचा। मैंने सूर्यभान से कह दिया है, आपकी वरिष्ठता का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन नाटक का निर्देशक मैं हूँ। चतुर्भुज मंडी हाउस चौराहे के चाय घर पे कह रहे थे। आपको मेरी अवधारणा के अनुसार अपनी अभिनय शैली लचीली बनानी पड़ेगी। वर्षा ने चाय का घूंट लेकर पूछा, फिर? और हाइनेक का ऊपरी किनारा फैला लिया। उन्हें अपनी ग्रीक नायक वाली भावभंगिमा बदलनी पड़ी। आप हर नाटक में इडिपस बने नहीं रह सकते। कौमार्य विसर्जन के बाद का दिन था। सिलबिल उमंग से प्रफुल्लित थी। अपने आप मुस्कुरा उठती, अपने आप गुनगुनाने लगती। मैंने भी सृष्टि का रहस्य जान लिया है। बंगाली मार्केट में अपने अपने बच्चों की उंगलियां थामे 2 युवा स्त्रियों को मुक्त भाव से खिलखिलाते हुए देखकर उसने सोचा, मैं भी स्त्री बन गई हूँ। उसके तन मन में क्रांति हो चुकी थी और मंडी हाउस जहाँ का तहाँ खड़ा था। उसका जी चाह रविंद्र भवन की छत पर चढ़ जाए और ऊंची पुकारों से सारे इलाके को गुंजायमान कर दे, मैं स्त्री बन गई, मैं स्त्री बन गई हूँ। उसने अभी अभी दिव्या के नाम का पत्र डाक में छोड़ा था। हर्ष ने पहली बार मेरा चुंबन इंडिया गेट की छाया में शास्त्री भवन के पीछे लिया था। वो मोतीलाल नेहरू मार्ग पे रहता है। जैसे मेरे भावनात्मक इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन के सलाका पुरुषों का इतना जुड़ना काफ़ी नहीं था। निष्ठुर ने रति रंग के लिए अपना घर और वही राष्ट्रीय पर्व चुना जब भारतीय गणतंत्र का संविधान लागू हुआ था। जब राजपथ पे तोपें राष्ट्रपति को सलामी दे रही थी तो मेरे तनमन की क्रांति राष्ट्रीय चेतना के इतिहास के साथ गुथ रही थी। ड्रामा स्कूल किधर है? चतुर्भुज के कुछ बोलने से पहले अपने पीछे का स्वर पहचान कर सिलबिल मुड़ी। यशोदा, या तो तू कुएं में कूद जाए या हम सबको जहर दे दे, महादेव ने प्रस्ताव रखा। यह चतुर्भुज की एक कमरे की गृहस्थी थी। सिलबिल कुछ कहे इससे पहले सुशीला 2 प्याले चाय लेकर आई। भाभी, आपने क्यों तकलीफ की? तकलीफ काहे की रानी? वह तुरंत बाहर चली गई। चतुर्भुज भी उन्हें एकांत देने के उद्देश्य से थैला लेकर सब्जी लेने चले गए थे। महादेव ने चाय का घूंट लिया। तुमने घर से ऐसे नाता तोड़ लिया है जैसे तुम्हारा कोई कुछ लगता ही नहीं। कल इस समय वह हर्ष प्रिया बनी हुई थी। हर्ष के स्पर्श अभी भी शरीर पर जहां तहां तरंगित हो जाते थे। उसने पल भर आंखें मूंद कर उस आवेग को अनुभूत करना चाहा, पर ऐसा हुआ नहीं। वर्तमान का यह क्षण कठोर था। उसके भीतर की गीतात्मक अनुभूति पल भर में सूख गई। मन में सूनेपन के झोंके लहरा उठे। दद्दा ने मुझे तुमसे 2 टूक फैसला करने के लिए भेजा है। भाई ने उसकी ओर देखा। अगर अब भी तुमने अपनी जिद न छोड़ी तो घर से तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। अभी अभी भाई उसे नाता तोड़ लेने का उलाहना दे रहे थे और अब नाता तोड़ लेने की धमकी दे रहे हैं। इन लोगों की कार्यशैली कितनी अतर्कसंगत है, उसने सोचा। तुमने बहनोई से यह कहा कि तुम अपना घर बार छोड़ दो, मैं ड्रामा स्कूल छोड़ दूंगी। सिलबिल ने गहरी सांस ली। मैं कुछ पूछ रहा हूँ।
अपनी समझ के हिसाब से लोग बात को समझते हैं। क्यों नहीं, मॉडर्न समझ वाली तो एक तुम ही रह गई हो। महादेव ने उसकी जींस पे कटाक्ष किया। भाई के संवाद शैली पर उसे अफसोस हुआ। अगर परिवार बनाम ड्रामा स्कूल वाला मुद्दा उठाना था तो इसे पिता की चेतावनी वाले मुद्दे से पहले व्यक्त करना चाहिए था। नाटक की चरम सीमा के बाद कहीं पहला अंक दिखाया जाता है। अगर भाई को देश का सीमा विवाद सुलझाने कहीं भेजा जाए तो यह सारी जमीन लुटाकर आ जाएंगे। अब तुम आखिरी बार बोल दो, ब्याह कब करना है। पास की पटरियों पे कोई रेल गुजरी। कुछ पल धरती के नीचे धमक होती रही। तुम कोई राजकुमारी हो जो बुलंदशहर वाले जिंदगी भर तुम्हारी बात जोड़ते रहेंगे। मैं कितनी बार कहूँ कि मुझे ब्याह नहीं करना है। इस व्यंग से सौम्य मुद्रा कुछ तिलमिला गई। मेरी स्थिति कितनी करुण है यह मुझे बोल के बताया जाएगा। क्यों नहीं करना है। दूसरे के घर में स्वर जितनी ऊंचाई तक जा सकता था चला गया। आई एम इन लव, सिलबिल ने अपने को कहते हुए सुना। यह उद्घोषणा स्वयं उसके लिए आश्चर्यजनक थी। इस क्षण से पहले उसने हरगिज नहीं सोचा था कि वह अपना व्यक्तिगत राज उजागर करेगी, पर बार बार हाके के पशु की तरह खदेड़े जाने की अनिवार्यता, भाई की अवांछनीय कुटुरता और अपनी विवाह विरोधी दलील के कारगर न हो पाने की संभावना ने मन पर लगा ढक्कन एकाएक खोल दिया। कीर्तिमान निर्माण के क्षेत्र में सिलबिल की अभूतपूर्व प्रतिभा के बावजूद महादेव को बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी कि वह बड़े भाई के सामने ऐसे मुंहफट ढंग से इजहारे तमन्ना कर बैठेगी। यह मैं क्या सुन रहा हूँ। भाई हक्के बक्के रह गए। उनके स्वर में कुछ ऐसी भी ध्वनि थी कि अभी भी समय है, अपना वक्तव्य वापस ले लो। मेरे शरीर पर 4 ताजे अनुराग चिन्ह भी हैं, सिलबिल ने सोचा। चुप्पे खिंच जाने पर महादेव ने पूछा, कौन है वह। सिलबिल ने नाम बता दिया। जाति कौन सी है। सिलबिल को हैरानी हुई। करता क्या है, ये सवाल पहले पूछा जाना चाहिए था। इन लोगों की प्राथमिकताएं बिल्कुल गड्डम गड्ढ हैं। कायस्थ है। भाई ऐसे चौंके जैसे सांप पे पांव पड़ गया हो। एक ठंडी सांस ली। कौन से, श्रीवास्तव या खरे। मालूम नहीं। घर में तो मांस बनता ही होगा। हाँ। महादेव ने भर्त्सना एवं क्रोध की मिलीजुली दृष्टि से देखा। तुमने भी खाया होगा। हाँ। शादी कब कर रही हो। अभी ऐसी कोई बात नहीं। आगे के कुछ वर्ष में अपनी कला साधना में लगाऊंगी। मेरा व्यक्तिगत जीवन क्या रूप लेगा यह आने वाला समय निर्धारित करेगा। यानी प्रेम का स्वेच्छाचार चलता रहेगा, खानदान पे कीचड़ उछलती रहेगी। महादेव कटुता से बोले। मेरा व्यक्तिगत जीवन मेरा सरोकार है, सिलबिल ने स्थिर स्वर में कहा। ठीक है। भाई उठ खड़े हुए। वह असामान्य ढंग से शांत हो गए थे। बड़े शहर की आज़ादी ने तुम्हारी सनक को पागलपन में बदल दिया है। तुम जहाँ जा रही हो वहाँ पतन और विनाश का रास्ता है। एक दिन तुम्हें पछतावा होगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह कहने की जरूरत नहीं है कि आज से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहा। तुम हमारे लिए हमेशा दुख और शर्मिंदगी का कारण रहोगी। वर्षा हाथ बगल में दबाए सुनसान मंडी हाउस में वापस लौटी। सर्दी बढ़ गई थी। चौराहे पर प्रकाश कुमकुमों के बीच फव्वारों की ऊंची धारा गिर रही थी। निचली सतह पर बौछार की निरंतरता ने कोहरे सा घना रूप ले लिया था। घर से पहले से ही लाख कट जाने के बावजूद वर्षा को आज अतिरिक्त खालीपन महसूस हुआ, जैसे किसी आत्मीय का दाह संस्कार करके लौट रही हो। बचपन के अनेक स्मृति चित्र भीतर चमकते बुझते रहे। सुल्तानगंज का 2 मंजिला मकान सम्मुख आया। आंगन में तुलसी का पौधा, पानी के बड़े मटके, गली की परिचित गंध, पहचानी ध्वनियाँ, अनुष्टुप के ताने। व्यक्तिगत जीवन की जड़ें कट गई। अब यहाँ अपनी कलात्मक जड़ें पनपानी है। वह हावलपुर हाउस के भीतर घुसते हुए उसने सोचा। घर से निकाली गई सिलबिल अब कौन सा मोड़ लेगी यह तो हम आगे की कथा में जानेंगे। आज इतना ही। बाय।